हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब माइस्क्ल में डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें करने वाले हैं माइस्क्ल के अंदर। तो यार डेटा टाइप जैसे कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप होते हैं आपके। जैसे आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो उसको आप इंट टाइप का बनाते हो या फिर आप उसको स्ट्रिंग टाइप का बनाते हो, बूलियन वेरिएबल बनाते हो। ठीक है, तो उसके अंदर उस तरह की वैल्यू स्टोर करते हो जिससे कि आपको पता चलता है यार ये वाला जो मेरा वेरिएबल है ये इस तरह की वैल्यू स्टोर करता है। आपके जो इंटरप्रेटर है या फिर कंपाइलर है उसको पता चलता है कि इसके अंदर इस तरह की वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है, या इंटीजर है या स्ट्रिंग है। उसी तरह से क्या होता है माइस्क्ल डेटाबेस के अंदर भी क्या होता है, डिफाइन करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स को। जिन कॉलम्स के अंदर जो भी हम टेबल के कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, तो हर कॉलम का क्या होता है एक डेटा टाइप होता है। और उससे ये पता चलता है यार टेबल को कि इसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, और उसी तरह के ऑपरेशंस भी हम उस तरह उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको कोई इंटीजर स्टोर करना है या फिर कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस स्टोर करना, तो या तो आप उसको इंटीजर के अंदर स्टोर करोगे या फिर आप उसको फ्लोट के अंदर स्टोर करोगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई कैलकुलेशन लगानी हो उसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की कोई कैलकुलेशन करनी हो, या प्राइस को आप सपोज कोई डिस्काउंट ऐड करना चाहते हो, आप टेबल के अंदर ही वो काम करना चाहते हो ऑपरेशन, तो इजीली वो ऑपरेशंस आप कर सको उन पर्टिकुलर कॉलम्स पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा होता है वेरिएबल्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग टेबल्स के अंदर हम डेटा फैच करने के लिए क्वेरीज लिखते हैं, तो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, स्टोर प्रोसीजर बनाती हैं। ठीक है, वो एक तरह का जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जैसे अपने पीएचपी जावा या पाइथन के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म से डेटा सबमिट हो रहा है तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन करते हैं और उस डेटा को हम सेव कराते हैं या फिर शो करते हैं। उसी तरह से क्या होता है माइस्क्ल के अंदर भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी माइस्क्ल की अपनी एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू वो प्रोग्राम लिखते हैं, हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो वहाँ पे हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है यार कि हमें ये वैल्यू स्टोर करानी है, उसके बाद हमें उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यू के साथ। तो उस तरह के काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में इस वाले लेक्चर में देखेंगे कि दोनों चीज़ें हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, डेटा टाइप देखते हैं। तो डेटा टाइप क्या है, इसमें तीन तरह के मैं डेटा टाइप बताऊंगा। एक तो न्यूमेरिक बताऊंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसको मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके ये डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हो। और दूसरा हम देखेंगे डेट एंड टाइम का डेटा टाइप। और तीसरा हम क्या देखेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप जो होते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर आते हैं हमारे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने यार नंबर वाले डेटा टाइप से, न्यूमेरिक डेटा टाइप से। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, पहला है टाइनी इंट, ठीक है, दूसरा स्मॉल इंट है, तीसरा मीडियम इंट है, चौथा है इंटीजर, उसके बाद बिग इंट हो गया आपका, फ्लोट, उसके बाद डबल हम यूज़ करते हैं, डेसिमल यूज़ करते हैं, बिट हम यूज़ करते हैं, बुलियन यूज़ करते हैं और बूल यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको कि कौन सा किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किसकी कितनी कितना साइज होता है और कितने बाइट्स, कौन सा कितने बाइट या कितनी मेमोरी लेता है अपना आपका स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज किसका कितना होता है, कितनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो जो टाइनी इंट एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर हमारा डेटा टाइप होता है, तो नंबर के अंदर ही एक टाइनी इंट करके डेटा टाइप आता है। ज़्यादातर टाइम इसको यूज़ कब करते हैं हम लोग, जैसे हमने एक टेबल बनानी है उसके अंदर हम इजेक्टिव का कॉलम बनाते हैं कि भाई पर्टिकुलर ये जो हमारी रो इंसर्ट हुई है, ये जो रो है, सपोज आप क्या कर रहे हो, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, किसी एम्प्लॉय, कोई आपका यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, उसने एक रजिस्ट्रेशन भरा, तो आप क्या करते हो अपने टेबल के अंदर एक इजेक्टिव का कॉलम बनाते हो और उसको टाइनी इंट वन कर देते हो। यानी टाइनी इंट वन का मतलब ये है कि आप उसके अंदर केवल एक ही नंबर स्टोर कर सकते हो, या तो वन करोगे, टू करोगे, थ्री करोगे, जीरो करोगे, इस तरह के नंबर स्टोर कर सकते हो। तो हम बेसिकली उसके अंदर उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, बूलियन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो मैंने नीचे ये बूलियन वाले बताए हुए हैं यहाँ पे देखो, बूल और बूलियन ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जब आप इसको क्या करोगे, क्रिएट टेबल करके किसी भी कॉलम का डेटा टाइप बूल या बूलियन करोगे, तो बैकएंड पे क्या होगा, ये टाइनी इंट क्रिएट हो जाता है, टाइनी इंट वन करके क्रिएट होगा ये। ठीक है, तो टाइनी इंट को हम वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ये एक वैसे भी एक डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं हम लोग। जो इसकी विड्थ होती है 3 डिजिट की होती है, यानी कि इसके अंदर 3 नंबर ही मैक्सिमम स्टोर किए जा सकते हैं। वन से लेके 3 नंबर यानी कि स्टोर किए जा सकते हैं मैक्सिमम। तो 3 नंबर भी कौन से स्टोर किए जा सकते हैं, आप 999 स्टोर करोगे तो ये इनवैलिड बोलेगा कि आप 999 स्टोर नहीं कर सकते। तो टोटल ये लेता है 1 बाइट, देखो 1 बाइट लेता है, 1 बाइट में कितनी बिट होती है, टोटल 4 बिट होती हैं। ठीक है, तो देखो विड्थ ऑफ 3 डिजिट होती है, हमारी मेमोरी किस तरह से डिवाइड होती है, बाइट्स में डिवाइड होती है। अगर 1 बाइट की ब्लॉक ऑफ मेमोरी ले रहा है कोई भी, तो ठीक है, उसके अंदर आप चाहे 3 डिजिट रखो या 2 डिजिट रखो या एक रखो, ठीक है, वो पूरा 1 बाइट ही लेगा। ठीक है, पूरी वो एक पूरा ब्लॉक ही कैप्चर करेगा।
उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइनी इंट के अंदर देखो आप टोटल 255, 255 भी किस तरह से रख सकते हो, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होंगे, मतलब -128 आप रख सकते हो, ठीक है। -129 नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो इसकी रेंज होती है -128 से 127। अगर आप 128 या 129 इसके अंदर रखोगे, स्टोर कराओगे, तो आप स्टोर नहीं करा सकते। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करके, किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा एक डेटाबेस है, एक बार देख लेते हैं कौन सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, करंट डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए होता है सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है। इस तरह से लिखोगे आप, तो आपको बता देगा मैं एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को टेबल देखनी है, शो टेबल्स का एक कमांड होती है, उसके थ्रू हम शो टेबल्स कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक नई टेबल क्रिएट करूँगा और उसके अंदर एक कॉलम बनाऊँगा टाइनी इन टाइप का, ठीक है। क्रिएट टेबल, ठीक है। मैं कुछ भी बनाता हूँ, टेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ आईडी टाइनी इंट, ठीक है। टाइनी इंट मैंने क्या कर दिया, इसको 10 कर दिया। यहाँ पे आप साइज कुछ भी रखो, लेकिन जब आप टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, टाइनी इंट ही क्रिएट होगा। तो मेरा एक टेबल का कॉलम क्रिएट हो गया है, टेस्ट टेबल क्रिएट हुई, उसके अंदर एक कॉलम बनाया मैंने, DESC टेस्ट कर लो यहाँ पे। फिर डिस्क्राइब कर देगा, देखो मैंने एक फील्ड बनाया आईडी का, टाइनी इन टाइप का है, नल एक्सेप्ट कर सकता है, ये डिफॉल्ट में मैंने कुछ भी नहीं दिया है और की कोई भी नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमने क्या दिखा था डॉक्यूमेंट में, टाइनी इंट 1 बाइट लेता है और 3 डिजिट मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप 999 स्टोर करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेस्ट, ठीक है। और मुझे आईडी के अंदर क्या करना है, वैल्यूज़, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 999 स्टोर करता हूँ। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो इसमें देखो क्या बोला है कि आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर माइनस, ठीक है, आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे टोटल 255 नंबर स्टोर कर सकते हो आप, -128 से 127। तो इन दोनों को कंपेयर प्लस करोगे तो टोटल 255 नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर 128 स्टोर करके देखता हूँ, 128 में स्टोर करता हूँ इसके अंदर। तो उसके लिए भी इसने आउट ऑफ रेंज बोल दिया। अब मैं इसके अंदर 127 स्टोर करके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 रो इंसर्ट होगी, यानी कि ये 127 लेगा, 127 के बाद की वैल्यूज नहीं ले सकता। तो ये इसकी रेंज होती है कि -128 से लेके 127 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब मैं एक और वैल्यू स्टोर करता हूँ जिस जो कि -129 होगी, ठीक है। देखते हैं कि ये -129 लेता है कि नहीं लेता है। तो देखो आउट ऑफ रेंज बोल दिया इसने, तो यानी कि 128 से मैंने बोला था, तो -128 का स्टोर करता हूँ, तो इसने स्टोर कर दिया। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। अब देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो दो वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी, 127 और 128। तो इसकी रेंज जो मैंने डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, तो उसी रेंज में ये वैल्यू लेगा। इसी तरह से देखो स्मॉल इंट का भी अगर आप कॉलम बनाओगे, तो आप साइज कुछ भी दो, वहाँ पे स्मॉल इंट ही क्रिएट होगा, ठीक है। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसकी रेंज होगी उसी रेंज में ये क्या करेगा, वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। तो विड्थ ऑफ 5 डिजिट, यानी कि 5 डिजिट की वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो, लेकिन उसमें भी आप 99999 करके स्टोर नहीं करा सकते। उसकी भी एक रेंज है कि -32 768 से +32767 तक की वैल्यू स्टोर करा सकता है, ठीक है। अगर मैं एक क्वेरी बनाऊँ यहाँ पे, फिर से क्रिएट टेबल टेस्ट वन, एक और क्वेरी बनाऊँ, टेस्ट वन नाम से टेबल बनाऊँ, उसके अंदर मैं क्या करूँ, स्मॉल इंट का एक कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। स्मॉल इंट मैंने कॉलम बना दिया, इसकी साइज मैंने कुछ भी दे दिया, ठीक है। अगर आप साइज नहीं भी दोगे तब भी ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंट बना दिया मैंने यहाँ पे, इसको क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट वन के अंदर अब नंबर स्टोर कराना है। तो इंसर्ट की क्वेरी चलाता हूँ मैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेस्ट वन, और आईडी है मैंने क्रिएट करी है। वैल्यूज में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 2 बाइट लेगा, है ना, यानी कि 8 डिब्बे होंगे टोटल। तो 5 डिजिट मैक्सिमम कर सकता है स्टोर। टोटल नंबर कितने स्टोर करेगा, 65 535 नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब मैं 32 7 67, ठीक है, 32767 है ना, 32768 स्टोर करके देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। 32768 स्टोर करके देखते हैं। 32768 मैंने स्टोर किया इसके अंदर, ठीक है। देखो आउट ऑफ रेंज बता दिया। अब 32767 मैं स्टोर करके से देखता हूँ, तो इसने स्टोर कर दी इस वैल्यू को। देखो यहाँ पे भी मैंने देखो रेंज दे रखी है पॉजिटिव में, कि ये 767 तक ही स्टोर करेगा पॉजिटिव में, इसके ऊपर के नंबर स्टोर नहीं करेगा। और माइनस में ये -32768 तक के नंबर स्टोर करेगा। अगर -32769 कर दोगे तो उसे स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एक डेटा टाइप की भी क्या होती है, एक रेंज होती है, उसी रेंज में वो अपनी वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर आप उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। उसी तरह से मीडियम इंट भी है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी देखो आपने देख चुके हैं, दो आपने डेटा टाइप देख लिए।
इसमें भी देखो मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन करी है, इसी रेंज में ये एक्सेप्ट करे। और अगर आप चाहोगे कि इसके ऊपर मैं वैल्यूज़ को स्टोर करूँ तो ये कभी भी इसके ऊपर वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करेगा। तो जो यहाँ पे रेंज दी हुई है उतनी रेंज की वैल्यू को ही ये स्टोर करेगा, माइनस और प्लस, यानी कि अनसाइंड और साइंड वैल्यू मिला के टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इतनी स्टोर करेगा। ये टोटल यहाँ पे दे रखा है 16777215, इतने नंबर स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है, विड्थ होती है, जो टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट की नंबर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, 8 डिजिट का नंबर स्टोर नहीं कर सकते आप। 7 डिजिट में भी आपके यहाँ पे देखो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इतने नंबर के बाद ये स्टोर नहीं करेगा। आप सोचो कि मैं 7 डिजिट के 999 स्टोर कर दूं तो वो नहीं करेगा, वो अपनी रेंज के अंदर ही नंबर को स्टोर करेगा। उसी तरह से देखो इंट क्या रहता है, 10, इसका जो साइज होता है वो 10 डिजिट का होता है। ठीक है, 10 डिजिट मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये डेटा टाइप क्यों बनाए हुए हैं यार? बेसिकली क्या होता है, सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या फिर कोई एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हो जिसमें आपको पता है कि यार मेरे पास इतने यूजर ही आने वाले हैं। सपोज आपके इंटीजर नाम का एक कॉलम है। ठीक है, आपको पता है यार मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख आएंगे, तो 1 लाख में टोटल कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, तो 5-6 डिजिट होते हैं आपके, है ना। जीरो कितने हो गए आपके? 5 जीरो हो गए और एक वन हो गया, तो 6 डिजिट है। तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जो मैं ले सकता हूँ। तो देखो आप ना अपना मीडियम इंट ले सकते हो, मीडियम इंट यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर ही आपका सारा स्टोर हो जाएगा। तो ये देखो कितने 3 बाइट लेता है। अगर आप उसकी जगह पे, आपको पता है जब मेरे 1 लाख से ऊपर यूज़र बढ़ने ही नहीं है, तो आप फिर इंटीजर लोगे तो ऑलरेडी क्या करेगा, वो आपका इतना मेमोरी स्पेस ले लेगा और वो आपका मेमोरी स्पेस क्या हो जाएगा, अनयूज्ड हो जाएगा। 4 बाइट लोगे आप, आपका 3 बाइट यूज़र है तो 1 बाइट आपका अनयूज जाएगा। तो जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो उस समय ये ध्यान रखना यार कि मुझे किस तरह के कॉलम बनाने, मेरा डेटा कितना बढ़ सकता है इन फ्यूचर। तो आपको उस तरह से कॉलम को क्रिएट करना चाहिए, उनके डेटा टाइप्स को उस तरह से बनाना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो आपका जो इंट होता है वो 10 डिजिट का नंबर बनाता है। ठीक है, मैक्सिमम 10 डिजिट के नंबर बना सकते हो इंट के अंदर। ये 4 बाइट लेता है और इसके नंबर देखो यहाँ पे मैंने रेंज दे रखी है, -2147 483648 से लेके 2147 483647 तक के नंबर को, इस रेंज के नंबर को स्टोर कर सकता है ये यहाँ पे। ठीक है, और टोटल नंबर की रेंज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। उसी तरह से देखो मैंने बिग इंट यहाँ पे डाला हुआ है, बिग इंट का साइज भी दिया हुआ है, आप साइज दे सकते हो कितना भी, लेकिन इसमें टोटल 19 नंबर ही स्टोर कर, मतलब जो आपके नंबर की विड्थ होगी टोटल 19 नंबर, 19 डिजिट को ही स्टोर कर सकता है ये टोटल 8 बाइट लेता है। ठीक है, और टोटल इसमें कितने नंबर स्टोर कर सकता है, 2 to the power 64 - 1 तक। ठीक है, तो बहुत बड़ी रेंज हो जाती है बिग इंट की। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया इस तरह की जिसमें कि मिलियंस और यूजर हैं, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इन बड़े कॉलम्स का यूज़ होता है। जब छोटी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह के बिगिंट और ये यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उतने यूज़र होते ही नहीं है, तो हमें खाली इतना अनयूज्ड मेमोरी स्पेस रहेगा हमारा इतना ज़्यादा। जहाँ पे कि 3 बाइट यूज़ हो रही, वहाँ पे आप क्या करोगे, बिगिंट यूज़ करो तो 8 बाइट ले लेगा वो, तो आपका कितना मेमोरी स्पेस खाली रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगला आता है हमारा फ्लोट। यार फ्लोटिंग को आपको पता ही है क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, प्राइस कैलकुलेशन के लिए ही ज़्यादातर फ्लोट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो कोई डेसिमल में भी वैल्यू को स्टोर करना होता है हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो दो पैरामीटर होते हैं, पहला होता है एम और दूसरा होता है डी। तो एम क्या होता है, लेंथ होता है, और डी होता है डेसिमल नंबर, मतलब कितने डेसिमल तक आप इसमें स्टोर करना चाहते हो। जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप इसके अंदर फ्लोट लिखोगे, खाली एम डी नहीं लिखोगे, सपोज आप कोई टेबल क्रिएट करते हो यहाँ पे, जैसे मैंने टेस्ट 1 बनाई है यहाँ पे, अगर मैं टेबल क्रिएट करूँ दूसरी टेस्ट 2 नाम की आईडी रख दूँ यहाँ पे और इसको दे दूँ फ्लोट, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, फ्लोट कर दिया। अब मैं DESC टेस्ट 2 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसने देखो टाइप क्या कर दिया, इसका फ्लोट कर दिया। यहाँ पे आपने फ्लोट लिया था जो, और इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है फ्लोट में कितना स्टोर कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है 10,2, यानी कि 2 डेसिमल तक स्टोर कर सकता है बाय डिफॉल्ट। और डेसिमल प्रिसीजन इसका 24 प्लेस तक भी जा सकता है, इतने भी नंबर आप स्टोर कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें आप कितने 38 डिजिट स्टोर कर सकते हो, जिसमें कि आप 9999 स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। और कितने भी नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट को आप स्टोर कर सकते हो, कितनी भी बड़ी डेसिमल डिजिट ये एक्सेप्ट कर लेगा आपका। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है, 2 बाइट्स लेता है। ठीक है, 2 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। और डू नॉट डिफाइन एमडी वाइल क्रिएटिंग टेबल, इंस्टीड यूज डेसिमल। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, इसके अंदर एमडी को डिफाइन नहीं, जब भी आप फ्लोट वाले जब भी कॉलम बना रहे हो ना, तो आप क्या करो कि एमडी को डिफाइन मत करो। अगर आपको एमडी डिफाइन करना पड़ रहा है कि आपको यार इतने डेसिमल और इतने तक चाहिए, तो आप उसकी जगह जगह पे क्या कर सकते हो, अपना डेसिमल वाला भी एक डेटा टाइप है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल वाले डेटा टाइप में ये मैंडेटरी होता है कि जहाँ पे आपको लेंथ और उसके डेसिमल प्लेस को डिफाइन करना
ज़रूरी होता है, वो रिक्वायरमेंट है इसकी डेसिमल वाले की। आप डेसिमल को इस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 10,0 होता है, मतलब 0 प्रिसिज़न लेता है और 10 नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेरा फ्लोट हो गया मेरा, ठीक है। फ्लोट आपने देख लिया, फ्लोट को हम सिंपल फ्लोट करके यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, इस तरह से हम यूज़ करेंगे फ्लोट को। अगर हमें डेसिमल प्रिसीजन देना है, ठीक है, कि हम यहाँ पे डीवी डिफाइन करना चाहते हो, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, डेसिमल को यूज़ कर सकते हो, एम और डी दे के, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने टेस्ट 2 क्रिएट किया था, इस तरह से मैं टेस्ट 3 क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आपको फ्लोटिंग और वो सब देना है, तो यहाँ पे आप डेसिमल कर दो, और यहाँ पे आप अपना लेंथ डिफाइन कर दो 10 कॉमा, यहाँ पे 2 प्लेस तक चाहिए आपको प्रिसीजन, ठीक है, और क्रिएट कर दो टेबल। तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगी आपकी इस तरह से, ठीक है। आप DESC करोगे, टेस्ट 3 करोगे, तो आपको दिखाने लग जाएगा 10,2 तक ही इसमें नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब 10 तो इंटीजर नंबर हो गए, और जो आपके डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो दो ही नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है डबल, ठीक है। इसमें भी फ्लोटिंग, जैसे फ्लोटिंग में नंबर स्टोर कर सकते हो, वैसे डबल में भी स्टोर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 16 तो आप इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हो, और 4 डेसिमल प्लेस स्टोर कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसकी डेसिमल प्रिसीजन जा सकती है आपकी 53 प्लेस तक। टोटल 8 बाइट लेता है ये स्टोरेज के लिए, और बहुत बड़ा नंबर, जितना भी बड़ा नंबर होगा ये स्टोर कर लेगा इजीली। सब बहुत बड़ी होती है, 53 प्लेस तो बहुत बड़ा होता है। 16 डिजिट का नंबर भी आप स्टोर करोगे तो बहुत बड़ा होता है बाय डिफॉल्ट। बाकी आप इसमें लेंथ भी डिफाइन कर सकते हो, कितनी लेंथ तक का नंबर आपको स्टोर करना है डबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बिट। बिट के अंदर क्या होता है, 0 से लेके 64 तक के आप नंबर को स्टोर कर सकते हो। 0 से लेके 64, यानी कि अगर आप कोई बिट का कॉलम बनाओगे, 0 से आपने बिट 2 डिफाइन कर दिया, तो आप उसके अंदर 0 1 2 बस यही डिफाइन कर सकते हो, 3 आप उसके अंदर नहीं डाल सकते। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं टेस्ट 4, और इसमें बिट टाइप का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ बिट, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ 64, इसकी मैक्सिमम है 67। अगर मैं बनाता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले बिट आउट ऑफ रेंज, ठीक है। मैक्स 64, यानी कि 64 मैक्स बना सकते हो आप। तो मैंने इसको बना दिया 64, तो बना ही सकता हूँ, मुझे पता है 6, मैंने बना दिया इसको 2, बिट 2, ठीक है। अब इंसर्ट की क्वेरी चलाते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू टेस्ट, कौन सा है मेरा, ये 4 है, ठीक है। टेस्ट 4 नाम की टेबल है, उसके अंदर आईडी है। वैल्यू में क्या डालता हूँ, वैल्यू कोई मैंने 2 नंबर का बना रखा है, मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इंसर्ट मार दो, देखो डेटा इज टू लॉन्ग फॉर कॉलम आईडी एट रो 1, ठीक है। यानी कि आपने बिट 2 डिफाइन कर रखा है, लेकिन नंबर आप कितने डाल रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर डाल रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर को कम करते हैं, 3 डिजिट का डालते हैं एक बार इसके अंदर, देखते हैं लेता है। फिर भी इसने एरर दे दी। अब हम डालते हैं 2 डिजिट का, ठीक है, इसने फिर भी एरर दे दी। अब इसमें डालते हैं 1 डिजिट का, तो ये स्टोर हो गया। ठीक है। 2 बिट का मतलब है कि 1 डिजिट का ये नंबर अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। वैसे तो आप इसके अंदर 0 1 अगर स्टोर करोगे, तो ये भी आप स्टोर कर सकते हो, 0 और 1, यानी कि 2 डिजिट की अगर बात करते हैं तो 0 और 1 स्टोर करेगा। अगर हम 3 डिजिट की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर 0 1 और 2 स्टोर कर लेगा। तो इस तरह से 0 से लेकर 64 तक के नंबर स्टोर करेगा, ठीक है। तो एक कम लेके चलना है, क्योंकि अगर आपने 2 डिजिट का बनाया है, तो आपका ये 0 और 1 को स्टोर करेगा। अगर आपने 3 डिजिट का बनाया है, तो आपके अंदर 0 1 और 2 को स्टोर करेगा। तो इस तरह से बिट काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे बिट में क्या करते हैं, कोई हमें एक रेंज में नंबर स्टोर करने होते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह के डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इट इज यूज टू स्टोरिंग बिट वैल्यू इनटू द टेबल, हियर एम डिटरमाइन द नंबर ऑफ बिट पर वैल्यू दैट हैज ए रेंज ऑफ 0 to 64, यानी कि 0 से 64 के बीच में ये रेंज इसकी वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद होता है बूल वाला, यार बूल और बूलियन ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर बूल और बूलियन बनाओगे, तो ये टाइनी इंट क्रिएट करता है, ठीक है, टेबल के अंदर। अभी मैं देखो बूल डिफाइन करूंगा, तो ये टाइनी इंट क्रिएट कर देगा। अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल टेस्ट 4 बनाता हूँ, और इसको बूल कॉलम बनाता हूँ, आईडी को टेस्ट 5 बना लेते हैं हम लोग, और इसको बनाता हूँ मैं बूल कॉलम। बूल में क्या होता है, साइज आपको देने की जरूरत नहीं है। बूल बनाता हूँ, और दूसरा कॉलम बनाता हूँ ID 2, और इसको बनाता हूँ बूलियन। तो ये क्या करेगा, टाइनी इंट नाम का एक कॉलम बना देगा, और उसकी जो लेंथ होगी, उसकी 1 लेंथ होगी, ठीक है। अब DESC करते हैं, और टेस्ट 5 करते हैं, ठीक है। देखो टाइनी इंट 1 नाम से इसने क्रिएट कर दिया, यानी कि इसके अंदर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, यानी कि एक ही नंबर आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे इंटीजर के डेटा टाइप हो गए फिनिश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखो क्रिएट टेबल न्यूमेरिक DT, ठीक है।
ID 1 बनाया मैंने, टाइनी इंट दिया है इसको, ID 2 को स्मॉल इंट दिया है, ID 3 को मीडियम इंट दिया है, ठीक है। इसके अंदर साइज़ डिफाइन करने की, तो अगर आप साइज़ टाइनी इंट के आगे अगर साइज़ आप डिफाइन कर रहे हो, तो बैकएंड में जाके वो टाइनी इंट ही बनाएगा और अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी होती है वो ही लेगा। जैसे टाइनी इंट अगर 3 डिजिट लेता है तो 3 से ऊपर अगर आप 10 डिजिट का भी बनाओगे टाइनी इंट को तो वो 3 से ऊपर नहीं लेगा, वो एरर दे देगा आपको, ठीक है। स्मॉल इंट आपका कितना लेता था, 5 डिजिट लेता था, मीडियम इंट आपका 7 डिजिट लेता था और इंट आपका 10 डिजिट लेता था, ठीक है। तो ये इतने ही डिजिट लेंगे, जितनी इनकी रेंज है उतने ही लेंगे। तो चलो एक क्या करते हैं, एक ये बना लेते हैं हम लोग टेबल यहाँ पे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा वहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के वहाँ से भी आप ले सकते हो इसको, ठीक है। ये मैंने बना दिया है टेबल। अब करते हैं DESC, और हमने बनाया है न्यूमेरिक DT, न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम बना दिए। देखो पहला बनाया टाइनी इंट, स्मॉल इंट बनाया, मीडियम इंट बनाया, बिग इंट बनाया, फ्लोट बनाया, डबल बनाया, डेसिमल बनाया, बिट और टाइनी इंट, ये दोनों क्या है, बूलियन और बूल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाली जो इंसर्ट क्वेरी बनाई, इसमें क्या करा है, उसकी रेंज से ज़्यादा वैल्यू मैंने ले रखी, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर देगा अगर आप रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करोगे। देखो ID 1 कह रहा है आउट ऑफ रेंज, ID 1 को अब हम क्या करते हैं, फिक्स करते चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ID 1 में मैंने क्या वैल्यू ले रखी, देखो 999 ले रखी, जबकि 999 स्टोर नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। तो ये 128 मैक्सिमम 127 लेगा पॉजिटिव का, ठीक है। अभी इसको इंसर्ट करते हैं तो देखो पहली वाली तो एरर चलेगी, पहले ID 1 पे दे रहा था, अब ID 2 पे दे रहा है। ID 2 पे देखो मैंने 999 ले रखा है, ये वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ID 2 का जो मैक्सिमम रेंज था वो कितना था, 32767। तो ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको डालूंगा तो मेरा सही हो जाएगी एरर यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डालता हूँ यहाँ पे, इतने ही रेंज में लेगा ये वैल्यू को। अब इसको डाला, देखो ID 3 पे एरर देने लग गया कि ID 3 वाले कॉलम में रेंज वाली वैल्यू नहीं है। तो इसका रेंज क्या है, मीडियम इंट का 83888607। तो ये मैं कॉपी करके यहाँ पे एक बार इंसर्ट करता हूँ, दोबारा क्वेरी के अंदर डालता हूँ, इस वैल्यू को प्लेस करता हूँ। तो ये दो तो हमारी सही होगी, ID 3 वाले कॉलम के लिए इसने एरर दी है, यहाँ पे मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। अब देखो ID 4 वाले कॉलम के लिए एरर देने लग गया ये, ठीक है। तीन वैल्यू हमने फिक्स कर दी है। ID 4 में देखो रेंज ये है, तो इसी रेंज में मैं डालूंगा वैल्यू को, ठीक है। ID 4 मेरा कॉलम ये वाला है, और ID 4 कौन सा मेरा कॉलम है, ID 4 मैंने कौन सा बनाया था, देखो यहाँ पे ID 4 बनाया था इंटीजर, तो इंटीजर का साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये ID 5 के लिए एरर देने लग गया। ID 5 मेरा कौन सा कॉलम है, बिग इंट है, और बिग इंट का साइज़ क्या होता है, बिग इंट का साइज़ ये वाला होता है, ठीक है। तो यही वाला साइज़ मैं डालूंगा बिग इंट में। अभी मैंने क्या करता है, ज़्यादा ज़्यादा साइज़ लिए ताकि आपको एरर दिखाऊं कि अगर आप साइज़ ज़्यादा लोगे इनका तो आपको ये एरर शो करेंगे, ठीक है। तो मैं बिग इंट को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया। अब ये ID 8 पे एरर दे रहा है। ID 8 कौन सा कॉलम है, ID 7 चल गया। ID 7 में कितना भी बड़ा नंबर आप डाल सकते हो, फ्लोट में भी मैंने बताया था कितना भी बड़ा नंबर डाल सकते हो आप। ID 8 है डेसिमल, और मैंने 10,0 का बना रखा है इसे, ठीक है, जबकि मैं ज़्यादा वैल्यू ले रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ID 8 कौन सा कॉलम है, यहाँ से देखते हैं। ये पहला, दूसरा, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6, ID 7 और ID 8। तो ID 8 पे ये एरर दे रहा है मुझे, मैंने कॉमा 10 का रखा है, जबकि मैंने वहाँ पे 10 डेसिमल बना रखा है, 10 into 0 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक भी मुझे डेसिमल नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है, और 10 नंबर देने हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब देखते रन करके इसको, देखो प्रॉपर क्वेरी रन हो गई है अब मेरी, ठीक है, यानी कि अब कोई भी एरर नहीं है। अब करते हैं सेलेक्ट आर फ्रॉम न्यूमेरिक DT, ठीक है। और अगर आप ये करके ये G लगा दोगे, ठीक है, तो आपका एक फॉर्मेटेड वे में आने लग जाएगा, ये इस तरह से दिखाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, कॉलम बहुत बड़े हो जाते हैं तो देखने में दिक्कत होती है। जैसे आप नॉर्मल क्वेरी चलाओगे, इसमें क्या होगा, कॉलम देखो इस तरह से देखने में प्रॉब्लम होती है, तो हम G लगा देते हैं तो फॉर्मेट हो जाता है ये। देखो ID 1 में 127 डाला मैंने, इसमें ये डाला है, उसके बाद अगले वाले में मैंने देखो ये नंबर डाल, तो इस तरह से मैंने अगर नंबर डालें। और ID 9 कौन सा कॉलम था हमारा, देखो ID 9 वाला जो कॉलम था मेरा, बिट था। देखो बिट में किस तरह से वैल्यू स्टोर होती है, 0 into 0 1, इस तरह से वैल्यू स्टोर करता है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मीडिया टेक्स्ट वाला जो डेटा होता है वो सारा डेटा हम प्रोसेस करते हैं बिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आ गए, टाइनी इंट आ गए, दोनों कॉलम जो नीचे मैंने बना रखे हैं यहाँ पे देखो, ये
ये जो है ये बूलियन है और ये मेरा क्या है, बूल है, ठीक है। एक मेरा बूलियन है, पहला वाला ID10 वाला बूल है और दूसरा मेरा बूलियन है। तो इस तरह से हम अगला हमारा कौन सा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हम देखने, सॉरी, अगला हम देखेंगे डेट एंड डेट टाइम वाला डेटा टाइप की डेट और डेट टाइम को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंदर है ईयर, ठीक है। तो अगर आपको क्या है कि आपका कोई इस तरह का डेटा है कि आपको केवल ईयर स्टोर कराने हैं, तो ईयर कैसे स्टोर कराओगे, उसके लिए ईयर करके एक डेटा टाइप है। उसके अंदर आप पैरामीटर में दे सकते हो 2 डिजिट और 4 डिजिट। तो ईयर 2 डिजिट में भी होता है, 4 में भी। जैसे आप कभी क्या लिखते हो, 90 91 लिखते हो, और कभी कभी क्या लिखते हैं कोई कोई कि 91 केवल लिखते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से भी स्टोर करा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो टोटल ये 4 डिजिट स्टोर करता है मैक्सिमम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 4 लेगा, अगर आप कोई भी डिफाइन नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट 4 डिजिट का बन जाता है ये। और ये 1 बाइट फॉर स्टोरेज लेता है, क्योंकि 1 बाइट में क्या था, 4 बिट्स होती हैं, तो 4 बिट्स को स्टोर कर सकता है, 4 नंबर को स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप है डेट का। अगर आपको केवल डेट स्टोर करनी है, जैसे YYMMDD, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है डिस्प्ले फॉर्मेट होता है। जब भी आप डेट को स्टोर करोगे अपना, तो सबसे पहले ईयर होगा, दूसरा होगा मंथ और तीसरा होगा डेट। तो ईयर भी क्या होगा, 4 नंबर्स वाला ईयर होता है, ठीक है। जैसे 1991 हो गया। मंथ में जैसे आप 03 दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद डेट आपकी जो भी होगी 27, इस तरह से आप दे सकते हो। ये क्या करेगा, आपका 3 बाइट्स लेता है स्टोरेज के लिए, 3 बाइट्स का स्टोरेज क्रिएट करता है। और इसकी देखो जो रेंज होती है, वो आप रेंज कौन कौन सी होती है, 1001 से लेके 9999 1231, इतनी रेंज की आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, इतनी डेट्स, ऐसी रेंज वाली वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारा टाइम वाला डेटा टाइप आता है। टाइम डेटा टाइप की रेंज देखो क्या है, -838 59 59 से 838 59 59 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसी रेंज में ये वैल्यू स्टोर करेगा, इससे ऊपर की अगर रेंज चली जाएगी तो उसको स्टोर नहीं करेगा, आपको एरर देगा। और इसका डिस्प्ले फॉर्मेट क्या होता है, मतलब अगर आप डेटाबेस में इसको स्टोर करते हो तो ये किस तरह से दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा आर्स, ठीक है। आर्स 2 डिजिट, जैसे आपका आर्स दिखेगा, जैसे आपका 1 घंटा हो रहा है, ठीक है। तो 03 आप लिख सकते हो उसको, और मिनट्स में 02 2 मिनट हो रहे हैं तो, और सेकंड्स में आपके जितने भी सेकंड हो रहे हैं, 10 सेकंड हो तो 10 आएगा। इस तरह से कॉलन, और बीच में क्या होता है, कॉलन सेपरेटेड होता है, ये कॉलन लिखोगे। ये 3 बाइट्स लेता है स्टोरेज के लिए। और अगर आप सेकंड्स को भी स्टोर करते हो तो कुछ फ्रैक्शनल लेता है फॉर सेकंड स्टोरेज, ठीक है। तो टोटल ये 3 बाइट लेगा। उसके बाद आता है आपका डेट टाइम। डेट और टाइम दोनों को अगर आपको स्टोर करना होता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, क्रिएट डेट का कॉलम बनाते हैं ऑडिटिंग के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, जब भी यूज़र हमारा रजिस्टर करता है हमारी वेबसाइट पे, तो हम उसका डेट और टाइम दोनों स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेट टाइम का फील्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो डेट टाइम किस तरह से दिखता है यार, तो वही फॉर्मेट है, पहले डेट दिखेगा यहाँ पे कॉलम के अंदर YYMMDD करके, फिर उसके बाद हमारा सेकंड्स आएंगे HH, सॉरी, फिर टाइम आएगा हमारा, पहले आवर्स आएंगे, फिर मिनट्स आएंगे, फिर सेकंड आएंगे। ये टोटल क्या करेगा, 5 बाइट्स लेता है, ठीक है, स्टोरेज करने के लिए। और इसकी रेंज देखो ये होती है 1000 01 01 और 0000 से लेके 9999 1231 से लेके 23 59 59 तक की, ठीक है। तो ये डेट टाइम की क्या होती है, हमारी रेंज होती है, इसी रेंज में ये स्टोर करेगा वैल्यूज को। इसके ऊपर की रेंज चली जाएगी अगर, तो ये स्टोर नहीं कर सकता उसको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होता है, डेट, जैसे डेट टाइम काम करता है उसी तरह से हमारा टाइम स्टैम्प भी चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, बस कुछ फ्रैक्शनल सेकंड्स भी आ जाते हैं टाइम स्टैम्प के अंदर, ठीक है। वो एक अलग होता है, डेट टाइम से थोड़ा सा अलग होता है, और बाकी सारी चीज़ें वही होती है। डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए इसे भी यूज़ किया जाता है। और ये 4 बाइट्स लेता है टोटल। और अगर आपको मेमोरी को सेव करना है, आप चाहते हो कि यार मेरी थोड़ी मेमोरी सेव हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टाइम स्टैम्प को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी रेंज देखो 1970 01 से लेके 2038 01 19 तक की रेंज होती है इसकी। और अगर आपको इससे ऊपर की रेंज में स्टोर कराना होगा, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अपना डेट टाइम वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे, ये चीज़ यूज़ करोगे आप इसको, ठीक है। इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प दोगे, ठीक है, इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं। वो जब हम आगे और काम करेंगे तो वहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह के टेबल्स, तो उसमें आपको दिख ही जाएगा कि किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो एक टेबल बना रखी है, क्रिएट टेबल का सिंटैक्स लिखा हुआ है मैंने, क्रिएट टेबल डेट टाइम DT, यानी कि डेट टाइम डेटा टाइप्स। सबसे पहले ने लिया मैंने ईयर, ईयर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया, कोई भी लेंथ नहीं दी है, तो ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। डेट के अंदर भी मैंने कोई लेंथ नहीं दी है, तो ये पूरी डेट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। डेट का भी कोई लेंथ होता नहीं है वैसे, ऊपर देखो ईयर का तो लेंथ होता है, बट डेट का कोई लेंथ नहीं होता है, बट डेट को हम सीधे सीधे लिखते हैं, टाइम को भी हम सीधे से टाइम लिखते हैं, और डेट टाइम को हम ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई लेंथ नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किसी की भी लेंथ नहीं ली है, सबको डिफॉल्ट वैल्यू में स्टोर करूंगा। तो इस तरह से हम बनाते हैं एक टेबल, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको,
क्रिएट टेबल मैंने लिखा है डेट टाइम dt, उसके बाद मैंने लिया ईयर कॉलम, ईयर कॉलम का जो डेटा टाइप है वो ईयर है, डेट कॉलम का जो डेटा टाइप है वो डेट है, टाइम कॉलम का जो डेटा टाइप है और डेट टाइम वाले कॉलम का जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम लिया मैंने, टाइम स्टैम्प का मैंने टाइम स्टैम्प ले लिया, ठीक है। वही उसी तरह के कॉलम क्रिएट करें। इसकी जगह पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, ईयर जैसे मैंने ये ईयर लिया हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। डेट की जगह कोई भी कॉलम नेम ले सकते हो आप, उसमें डेट स्टोर करा सकते हो। ये है आपका कॉलम का नाम, ये जो मैंने लिया हुआ है पहला वाला, और ये आपका है डेटा टाइप उस कॉलम का, ठीक है। अब इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया, एक बार DESC कर लेते हैं, डिस्क्राइब। टेबल नेम क्या है हमारा, डेट टाइम dt है, डेट टाइम dt, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईयर का जो डेटा टाइप है, टाइप में आ गया ईयर है, डेट का डेट है, ठीक है, टाइम का मैंने टाइम लिया, डेट टाइम का डेट टाइम लिया, टाइम स्टैम्प का टाइम स्टैम्प लिया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक इंसर्ट की क्वेरी चला के देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे डाल दी है डॉक्यूमेंट के अंदर, इसी को मैं इंसर्ट क्वेरी चलाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। इंसर्ट इंटू क्या करना है, डेट टाइम dt, यानी कि टेबल का नाम, फिर आपका कॉलम नेम आते हैं यहाँ पे, आपके कॉलम नेम कौन सा है, ईयर, डेट, ठीक है, टाइम, डेट टाइम और टाइम स्टैम्प, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आता है वैल्यूज। अब इन कॉलम के अंदर वैल्यू कौन कौन सी डालती है, जिस जिस सीरियल में आपने कॉलम नेम लिखे हैं उसी सीरियल में आप क्या करोगे, यहाँ पे उनकी वैल्यूज भी इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो जैसे सबसे मैंने मैंने ईयर लिखा, तो मैंने लिख दिया 2023, उसके बाद मैंने डेट डाल दी 2023/01/28 ठीक है। उसके बाद मैंने टाइम डाल दिया, जब मुझे टाइम कॉलम में केवल टाइम स्टोर करना, तो मैंने टाइम डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने डेट और टाइम दोनों डाल दिए, डेट टाइम कॉलम के लिए, और टाइम स्टैम्प के लिए भी मैंने डेट और टाइम दोनों डाल दिए। इसको जनरेट करते हैं, इंसर्ट मार दिया हमने। अब मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट टाइम dt, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी है, प्रॉपर मैंने फॉर्मेट में लिखी थी, इसीलिए प्रॉपर फॉर्मेट में आई है। अगर आप प्रॉपर नहीं लिखोगे इसको तो क्या होगा, ये एरर देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेट टाइम के डेटा टाइप्स के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी फिनिश हो गया हमारा, डेट टाइम वाला किस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं हमने देख लिया है। उसके बाद आता है हमारा यार तीसरा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, एक तो होता है पहला कैर हो गया, ठीक है, दूसरा होता है हमारा वेर कैर, तीसरा होता है टाइनी टेक्स्ट, चौथा होता है टेक्स्ट, पांचवा होता है मीडियम टेक्स्ट, छठा होता है हमारा लॉन्ग टेक्स्ट, सेवन्थ नंबर पे आता है हमारा बाइनरी, एट नंबर पे आता है हमारा वेर बाइनरी, ठीक है। फिर नाइन्थ पे आता है हमारा इनम, और उसके बाद आता है हमारा सेट। तो इतने हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं कैर वाला, ठीक है। तो कैर वाले की जो मैक्सिमम साइज है वो है 255 कैरेक्टर, यानी कि 255 कैरेक्टर ये स्टोर कर सकता है। तो ये कह रहा है हेयर साइज इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू स्टोर, ठीक है। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग space padded on the right to equal size character. If you define char 4 size and not store anything to the column, in this case char column will take 4 byte. It means when you define char column with any size and you store data to make it blank, it will take its defined space, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताता हूँ कि कैर, हम एक हमारा होता है कैर और एक हमारा होता है वेर कैर, इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा और इन दोनों में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और कहाँ पे इसको यूज करना चाहिए वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो कैर जो डेटा टाइप होता है, ठीक है, हमारा वो मैक्सिमम हमारे 255 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। 255 से ज्यादा कैरेक्टर आप स्टोर नहीं कर सकते कैर के अंदर, ठीक है, यानी कि ये फिक्स लेंथ होती है इसकी और वेर केयर क्या होता है, वेर मतलब होता है वेरिंग, ठीक है, यानी कि वेरी करती है इसकी लेंथ, ठीक है। ये है तो कैरेक्टर टाइप का, इसके अंदर आप कैरेक्टर ही स्टोर करोगे, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये लेंथ इसकी इससे ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ देखो, इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम 16,383 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं कैर के अंदर। अब डिफरेंस क्या होता है कैर और वेर कैर में, देखो आपने अगर कैर बनाया, कोई एक कॉलम बना दिया कैर 4 साइज का, और आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो, ठीक है, यानी कि उस आपने कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो आपका 4 कैरेक्टर का साइज ले लेगा, मेमोरी में 4 कैरेक्टर का साइज ले लेगा। लेकिन अगर आपने वेर कैर बनाया है 4 साइज का और आपने उसको ब्लैंक कर दिया, तो आपकी मेमोरी में केवल वो एक ही बिट लेगा, ठीक है, यानी कि एक बाइट लेगा, जबकि ये क्या करेगा, आपका 4 बाइट लेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ वेर केयर कॉलम इज डिफरेंट फ्रॉम केयर इफ यू डिफाइन ए डिफाइन लेंथ दिस कॉलम विद वेर केयर 4, डिफाइन इफ यू डिफाइन दिस कॉलम, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन दिस कॉलम विद वेर केयर 4 ऑफ 4 बाइट एंड यू मेक दिस कॉलम ब्लैंक, देन इट विल ओनली टेक 1 बाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल str dt, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ यहाँ पे id, id क्या नेम बना लेते हैं, यहाँ पे नेम कैर 4, ठीक है, और उसके बाद दूसरा बनाता हूँ नेम टू वेर कैर 4, ठीक है, ये। उसके बाद हम चलाते हैं इंसर्ट इनटू
str_dt, ठीक है। पहला कौन सा हमारा नेम है, नेम टू, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज़, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वैल्यूज़ तक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोनों को ना ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब करते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम str_dt, ठीक है। अब देखो दोनों ब्लैंक है। अब ये वाला DESC कर देता हूँ str_dt, ठीक है। अब देखो ये पहला वाला जो मैंने नेम कॉलम बनाया उसको दिया है मैंने कैर 4, ठीक है। दूसरा मैंने नेम 2 बनाया उसको दिया है मैंने वेर कैर, ठीक है। अब देखो दोनों को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब कैर के केस में क्या होगा कि आपने इसको 4 साइज दिया है ना यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा मेमोरी के अंदर 4 साइज ले रहा होगा अभी, ठीक है, पूरे के पूरे 4 साइज ले रहा होगा। लेकिन वेर कैर जिसमें आपने 4 साइज दिया लेकिन कुछ भी आपने इसके अंदर इंसर्ट नहीं किया है, अभी कुछ भी ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये आपका 4 साइज नहीं लेगा, ये आपका केवल एक ही बाइट लेगा केवल, ठीक है। उस ब्लैंक के लिए केवल एक बाइट लेगा। तो ये डिफरेंस होता है, मेमोरी वाला डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, कि आपका कैर में जितने भी डिफाइन करोगे आपका वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा आपका, जितना भी आप उसमें लेंथ डिफाइन करोगे। लेकिन कैरेक्ट वेर कैर के केस में आप जो भी लेंथ डिफाइन कर रहे हो तो वो क्या करता है उसमें से, अगर आपने वहाँ पे कुछ वहाँ पे कम स्पेस का, यानी कि आपने अगर कैर 20 यहाँ पे दे दिया होता, कैर 20 नाम का एक लेंथ बनाया होता और वेर कैर 20 बनाया होता, लेकिन आप दोनों में कैर 20 में आप 10 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो और वेर कैर 20 में भी 10 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, तो कैर 20 वाला तो 20 पूरा का पूरा मेमोरी स्पेस लेता, ठीक है। लेकिन वेर केयर 20 वाला आप उसमें 10 ही कैरेक्टर स्टोर करते हो, वो 10 का ही स्पेस लेगा, वो 20 का स्पेस नहीं लेगा। तो इसमें इन दोनों में मेमोरी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गए, इसके साइज भी हमको समझ में आ गए। तो चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट में भी हम क्या करते हैं कि इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ साइज 255 कैरेक्टर, हेयर साइज इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू स्टोर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो और टाइनी टेक्स्ट क्या होता है कि यार ये साइज की वैल्यू नहीं लेगा, यहाँ पे आपसे कोई लेंथ नहीं मांगेगा कि आपको क्या लेंथ देनी है, ऑटोमेटिकली क्या करता है 255 कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लेंथ नहीं डिफाइन कर सकते, ये पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा आपका जितना भी आप स्टोर करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है अगला वाला टेक्स्ट आता है हमारा, उसमें हम साइज डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट क्या होता है 65,535 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, ठीक है। हियर साइज इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू स्टोर, तो जो साइज है आपका कितने कैरेक्टर आप स्टोर करते हो तो वो उसका साइज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मीडियम टेक्स्ट। मीडियम टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 16,07,215 कैरेक्टर, इतने मीडियम टेक्स्ट में और बड़े नंबर को स्टोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हियर साइज इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू स्टोर, इट डज नॉट टेक साइज पैरामीटर, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे साइज पैरामीटर नहीं ले सकते, तो एरर देगा आपको। लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर तो आप 4 GB तक का स्पेस, 4 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे साइज पैरामीटर को नहीं देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है यार बाइनरी। बाइनरी में भी आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। हेयर साइज द नंबर ऑफ बाइनरी कैरेक्टर टू स्टोर, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, स्पेस पैडेड ऑन द राइट, ठीक है। अब ये जो बाइनरी वाला है ये भी आपका कैर से मैच करता है, और वेर बाइनरी, इन दोनों में वही डिफरेंस है जो कैर और वेर कैर में था, कि बाइनरी में अगर आप साइज डिफाइन करोगे आप उतना साइज का नहीं डाल रहे हो तो वो पूरा का पूरा स्पेस लेगा, जबकि वेर बाइनरी आपका उतना ही स्पेस लेगा जितना आपने उसमें वैल्यू डाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके दिया है, बाइनरी स्टोर वैल्यू in fixed length while where binary store variable in variable depending on the type of values in binary data type are padded with 0 into 0 0 which is not in the case of where binary, यानी कि अगर आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो ये क्या कर देगा अपने वैल्यूज को 0 into 0 0 से पैडेड कर देगा, यानी कि आगे और पीछे ये वाली वैल्यू को डाल देगा वहां पे, ताकि वो क्या कर सके उस लेंथ को भर सके जिस लेंथ का आपने बाइनरी डेटा टाइप बनाया है, ठीक है, उस कॉलम को बनाया है। उसके बाद आपका आता है इनम वाला, ठीक है, इन्यूमरेशन। ये इनम वैल्यू क्या होती है, इसमें सेट ऑफ वैल्यूज को आप लिस्ट को एक डाल सकते हो, एक पूरी लिस्ट अगर आपको डालनी है, सपोज आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है उसमें आप वैल्यूज दिखाते हो, कंट्री के नाम दिखाने हैं जैसे, ठीक है, आप ड्रॉप डाउन बनाते हो, उसी तरह का इनम भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है देखो, इनम के लिए आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, फिर नेम वेर के 35 साइज इनम, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो ई कॉमर्स की वेबसाइट में हर चीज़ का साइज होता है, तो साइज के अंदर हम स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स लार्ज, तो इस तरह से क्या करते हैं इनम के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं, और ये जो मल्टीपल वैल्यूज होती है जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी समय पे हमको डिफाइन करनी होती है। अब जब भी कोई बंदा इस टेबल के अंदर इंसर्ट मारेगा, यानी कि ये जो सर्ट की टेबल है इसके अंदर जब भी कोई बंदा इंसर्ट करेगा तो इन्हीं 4 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए इन कॉलम के अंदर, अदरवाइज वो क्या करेगा आपको एरर दे देगा। जैसे मैं क्या करता हूँ इनम के लिए करता हूँ, क्रिएट करके देखता हूँ ये वाली टेबल,
ठीक है। क्रिएट टेबल शर्ट मैंने, तो ये मेरा आईडी वाला एक कॉलम बनाया मैंने, नेम वाला एक कॉलम बनाया है, और उसके बाद साइज मैंने बनाया है इनम टाइप का, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखो मैंने इनम के अंदर जैसे मैं और कोई इनम भी क्या है, डेटा टाइप है। अब इस डेटा टाइप और डेटा टाइप वेयर केयर के अंदर हम क्या करते हैं 35, इसके अंदर मैंने क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज देते हैं। मैंने स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज दे रखी है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, DESC करता हूँ, ठीक है। IRTS शर्ट्स, ठीक है। अब ये DSC करा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइज का जो आपने फील्ड बनाया वो इनम टाइप का है, उसके अंदर ये 4 वैल्यू है। अब क्या करूंगा, मैं इंसर्ट की क्वेरी मारूंगा इसके अंदर। एक इंसर्ट की क्वेरी चलाते हैं, मैंने ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे इंसर्ट। अब इंसर्ट में देखो क्या हो रहा है, आईडी, नेम और साइज, ये 3 ही कॉलम है, आईडी, नेम और साइज। इसके अंदर पहले आईडी में मैंने लिखा है 1, नेम में मैंने ले रखा है टी शर्ट, क्योंकि नेम क्या है, वेयर क्या टाइप का, तो इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। और तीसरा मैंने साइज में मैंने ले रखा है मीडियम। अब देखो ये मीडियम क्या है, इन 4 वैल्यू में से एक वैल्यू है मीडियम। तो मैं इसको इंसर्ट मारता हूँ, ये आराम से इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चला लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार, स्टार फ्रॉम शर्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, नेम में मैंने क्या करा, टी शर्ट डाला था, ठीक है। नेम में क्या डाला था मैंने, शर्ट्स की ये टेबल है। अब नेम वाला जो फील्ड है उसके अंदर मैंने टी शर्ट डाला, वो है मीडियम, ठीक है। कैजुअल शर्ट है लार्ज, फॉर्मल शर्ट है मेरी एक्स लार्ज, और पोलो शर्ट है स्मॉल। तो मैंने इसके अंदर कितनी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करी है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, इस तरह से। अब मैं कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करूंगा जो कि इन चारों में से मैच नहीं करती, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज में मैच नहीं करती, ठीक है। अब मैं ऐसी एक वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। केवल एक ही वैल्यू, यहाँ पे तो मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करी, देखो एक वैल्यू ये करी है स्टोर। टेबल के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो इस तरह से करते हैं, कॉमा कॉमा लगा के वैल्यूज के बाद, ठीक है। मीडियम कर दी, इसके अंदर देखो मैंने 3 करा है, तो इसके अंदर नंबर भी दे सकते, क्योंकि ये जो इनम के अंदर जो भी वैल्यू होती है इंडेक्स होती है। तो पहला वाला इंडेक्स जो है मेरा 1, दूसरा 2, तीसरा 3 है। तो देखो यहाँ पे कैजुअल शर्ट के अंदर 3 मैंने डाला था, तो इसने ऑटोमेटिकली वहाँ से लार्ज उठा लिया, ठीक है, क्योंकि लार्ज थर्ड नंबर पे आता है। फिर इसको 4 ऐसे इंडेक्स कर देता है। अगर आप नंबर भी डालोगे तो ये इंडेक्स से उठा लेगा, लेकिन आप कोई आउट ऑफ रेंज वैल्यू डालोगे तो उसके लिए आपको एरर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम लिया था, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ एक्स 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 लार्ज, ये मैंने ले ली। अब ये वाली वैल्यू देखो, इन चारों में से कोई सी भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट करके देखता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका आईडी का जो है चेंज करके यहाँ पे 5 कर देता हूँ। इंसर्ट मारा, देखो डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम साइज बोल रहा है, क्योंकि आपने ऐसी वैल्यू डाल दी है साइज कॉलम में जो कि मैच ही नहीं करती इनम वाले किसी भी वैल्यू से। तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप टेबल को क्रिएट करते हो तो इनम फील्ड के अंदर आपको डिफाइन करनी पड़ती है भाई कौन सी वैल्यूज इसके अंदर डलने वाली है, कौन सी वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। उसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये तो होगी इनम की बात। उसके बाद दूसरा आता है सेट। अब इसके बारे में देख रहे हैं, इट टेक 1 और 2 बाइट दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इनुमरेशन वैल्यूज एंड इनम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 65,535 वैल्यूज, ठीक है। इतना रेंज होता है इसका, इतनी वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता है। इट इज ए शॉर्ट फॉर इनुमरेशन, इसका जो फुल फॉर्म है वो इनुमरेशन है, विच मीन्स दैट ईच कॉलम में हैव वन ऑफ द स्पेसिफाइड पॉसिबल वैल्यूज। इट यूजेज न्यूमेरिक इंडेक्सेस 1 2 3 टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। तो वो भी मैंने बता दिया कि क्या होता है कि जितनी भी यहाँ पे वैल्यू पड़ी होंगी उनमें से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है उनमें से कोई एक वैल्यू आप इंसर्ट के टाइम पे डालोगे। और दूसरा क्या होता है, ये इंडेक्स होती हैं, तो अगर आप इसमें 1 2 3 करके जो भी डालोगे वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू उठा के वो इंसर्ट मार देगा आपकी टेबल पे, ठीक है। ये हो गया। अगला वाला देखते हैं, सेट है। सेट क्या होता है, बिल्कुल इनम की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, सेट बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल करके ज़्यादा समझ में आती चीज़ें, ठीक है। एक मैं सेट बना लेता हूँ यहाँ पे, मैंने बनाया क्रिएट टेबल माई सेट टेस्ट आईडी बनाया है मैंने, इसमें एक प्राइमरी की कर दिया उसको। माई सेट कॉलम बनाया, सेट का एक कॉलम बनाया, और उसका डेटा टाइप है सेट। इसके अंदर देखो मैंने जावा, पाइथन, एंड्रॉइड और पीएचपी ये 4 मैंने ऑप्शन ले रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ, सेट क्रिएट कर दिया, DESC माई सेट अंडर स्कोर टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलम बन गया, देखो इसके अंदर भी उसी तरह से जैसे मेरा इनम में आ रहा था उसी तरह से मेरा इसमें भी आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक इंसर्ट की क्वेरी मैंने लिखी हुई है, वो इंसर्ट की क्वेरी मैं चला देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट की क्वेरी चलाई, देखो अब इंसर्ट में देखो क्या डिफरेंस।
तो दोनों के इंसर्ट में हम देख रहे हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, जब मैं इंसर्ट करता था, इंसर्ट इनटू शर्ट किया था, आईडी नेम साइज, तो साइज के अंदर देखो मैं एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू इंसर्ट करता था, है ना, इन चारों में से एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, या फिर एक इंडेक्स, सिंगल इंडेक्स इंसर्ट करूंगा। देखो यहाँ पे सिंगल इंडेक्स डाला है, सिंगल वैल्यू डाली है मैंने। जबकि इसके केस में देखो यहाँ पे जब मैं सेट यूज करता हूँ तो इसके केस में मैं डबल डबल वैल्यू डाल दूँ, यानी एक ही सिंगल कोट्स के अंदर मैंने जावा कॉमा पीएचपी भी लिख दिया, दूसरे में देखो पीएचपी कॉमा जावा लिख दिया, तीसरे में मैंने तीन वैल्यूज इंसर्ट कर दी, जावा कॉमा पीएचपी कॉमा जावा, फिर चौथी जो वैल्यू इंसर्ट करी जावा कॉमा पीएचपी डाली है, फिर पीएचपी जावा पीएचपी, इस तरह से मैं तीन तीन वैल्यूज भी इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है, तो देखो ये चल गया। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई सेट अंडर स्कोर टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो यार यहाँ पे तो जो भी हमारा सेट होता है, ठीक है, जो भी हमारा सेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था जावा कॉमा पीएचपी, तो जावा कॉमा पीएचपी आ गया। दूसरे वाले में मैंने क्या डाला था, पीएचपी कॉमा जावा, ठीक है, तो ये इसने अपने आप सीरियलाइज कर दिया है इसको, ठीक है, कि पहले जावा और दूसरा पीएचपी, अपने अकॉर्डिंग उसने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरह से फॉर्मेट है ना, उसी तरह से फॉर्मेट कर देता है डेटा को उसी सीरियल में। तीसरा हमने डाला था जावा पीएचपी जावा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, तो इसने कर दिया जावा और पीएचपी कर दिया उसको। तीसरा हमने डाला जावा पीएचपी पीएचपी, इसने उसको भी वही कर दिया। फिर हमने डाला पीएचपी जावा पीएचपी, इसको भी वही कर दिया। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक से ज़्यादा वैल्यू, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर स्टोर करना हो आपको, ऑप्शंस भी यूज़ करते हुए, ठीक है, इनम टाइप का आपके पास कॉलम है और मल्टीपल वैल्यू स्टोर करें, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सेट डेटा टाइप को यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। इट कैन टेक 1 2 3 4 और 8 बाइट दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सेट मेंबर्स। इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 64 मेंबर, ठीक है, 64 मेंबर्स को स्टोर कर सकता है, और इतने 8 बाइट्स तक मैक्सिमम इसकी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है। इट कैन होल्ड जीरो और मोर और एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, दे मस्ट बी चूजन फ्रॉम द प्री डिफाइंड लिस्ट और वैल्यूज। इसको आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो भी ये चल जाएगा, और अगर आप वैल्यूज डाल लो तब भी ये चलेगा, लेकिन इनम के केस में क्या आपको एक ना एक वैल्यू देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। इस सेट वैल्यू मस्ट बी द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, सेट वैल्यू क्या हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है, और ए वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ, मतलब सेट की जो वैल्यू आप डिफाइन करो उसमें या एक एम्प्टी वैल्यू भी आप डाल सकते हो, कोई भी एक एम्प्टी वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, सेट में। लेकिन इनम के केस में एम्प्टी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, वहां पे आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। लिस्टेड इन द कॉलम डिफाइंड सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेट बाय कॉमा, जैसे कि हम सेट डिफाइन करते हैं कॉमा से सेपरेट होती है वैल्यू सारी। फॉर ए कॉलम डिफाइंड ए सेट, ऐसे करके डिफाइन करते हैं। वैल्यू सच एस डी और ए बी सी डी आर इनवैलिड एंड आर रिजेक्टेड, ठीक है, डी ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्या है, हमने सेट बनाया ए बी सी, यानी कि तीन ही वैल्यू हमने डाली है, और हम क्या कर रहे हैं, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डी डाल रहे हैं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये मैच ही नहीं करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू है उनसे मैच नहीं करेगा। और दूसरा देखो, जब हम ए बी सी डी भी डालेंगे तो भी ये मैच नहीं करेगा इस फॉर्मेट से, तो ये दोनों वैल्यूज इनवैलिड है, तो उसी रेंज में हमें वैल्यूज डालनी पड़ती है इसके अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं यार माई सिक्वल वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। वेरिएबल्स में आ जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा ये बताता है कि किस तरह के डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए। तो माई सिक्वल में भी क्या, हम वैल्यूज़ को स्टोर कराना पड़ता है हमको। कई जगह स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं तो उस टाइम पे हमें वैल्यू स्टोर करानी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माई सिक्वल में वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो माई सिक्वल में वेरिएबल किस तरह से काम करता है देखते हैं। तो वेरिएबल जो होता है हमारा स्टार्ट होता है @ सिंबल से, ठीक है। अगर एक वेरिएबल में बना के दिखाऊं तो सबसे पहले देखते हैं यूजर डिफाइंड। सबसे पहला जो वेरिएबल होता है यूजर डिफाइंड होता है। उसके बाद किस तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये उसके बाद होते हैं सिस्टम वेरिएबल, यानी कि तीन तरह के वेरिएबल्स को हम बना सकते हैं, लोकल वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। तो पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल, जो भी आपके वेरिएबल बनेंगे वो @ सिंबल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल होता है यूज टू पास वैल्यू फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। सेट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए वेरिएबल, यानी कि सेट और सेलेक्ट के थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम स्टार्ट विद द सिंबल, ठीक है। अब सेट के थ्रू हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक सेट @ टू आमिर। तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर आमिर नाम से एक मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी है, ठीक है।
देखो ये नेम नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, एट द रेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हमारे यूजर डिफाइंड वेरिएबल। इसके अंदर वैल्यू कैसे पास करते हैं, इक्वल टू कर सिंगल कोट्स में मैंने आमिर लिख दिया इसके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मेरे को डिफाइन करनी है, तो सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दूसरा, अब मेरे को देखना है यार कि प्रिंट करके, प्रिंट कैसे करते हैं इसमें, सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट एट द रेट और नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने नेम के अंदर आमिर को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। इस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, और उसको अगर हमें देखना है, व्यू करना है, तो हम सेलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए। दूसरा एग्जांपल भी हमारे पास है कि एक तो हमने सेट के थ्रू डिफाइन किया वेरिएबल, अब हम सेलेक्ट के थ्रू कैसे डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, सेलेक्ट मैंने लिया है एट द रेट ड्यूरेशन, उसके बाद कॉलन लगाना है, इक्वल टू लगाना है और मैक्स ड्यूरेशन कर देना है, ठीक है। या फिर मैं कुछ और वैल्यू डाल के देखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, एट द रेट ड्यूरेशन कॉलन इक्वल टू के अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो, हेलो नहीं डालते, ड्यूरेशन में कुछ नंबर डाल देते हैं यहाँ पे 30, ठीक है। ये बना दिया मैंने। ड्यूरेशन में देखो यहाँ पे क्या आ गया, इन एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया और मेरा यहाँ पे 30 भी आ गया। मैं इसको सेलेक्ट एट द रेट ड्यूरेशन करके भी देख सकता हूँ, एट द रेट ड्यूरेशन करके भी मैं इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ड्यूरेशन में 30 आ गया जो मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्वेरी के अंदर भी इस तरह से ड्यूरेशन को यूज़ कर सकते हो कि यार मेरे को एक सेलेक्ट क्वेरी लगानी है जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था, उसके थ्रू भी मैं क्वेरी को चला सकता हूँ। एक बार देख लेते हैं शो टेबल्स करके, कोई ऐसी टेबल्स हमने बनाई है, टेस्ट टेबल देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 127 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सेलेक्ट के थ्रू, ठीक है, सेलेक्ट एट द रेट, एट द रेट नम इक्वल टू, नम कॉलन इक्वल टू होता है, कॉलन इक्वल टू 127 डाल देता हूँ, ठीक है। 127 मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब मैं चलाता हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेस्ट वेयर आईडी इक्वल टू एट द रेट नम, ठीक है। यानी कि वो वाली आईडी उठा के ले आओ टेस्ट टेबल से जिसकी आईडी क्या है, जो मैंने नम के अंदर डिफाइन करा है वैल्यू। नम के अंदर मैंने क्या डिफाइन करा था, अभी देखो 127 डिफाइन किया था। चला देते हैं, तो देखिए ये वो वाली आईडी उठा लाया जिसकी 127 वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से भी सेलेक्ट क्वेरी के अंदर भी हम वेरिएबल को डिफाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या गया, इफ वी एक्सेस अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इट विल गिव दी एरर, ठीक है। अगर जैसे मैंने वेर वन को डिक्लेयर नहीं किया है और मैं सेलेक्ट वेर वन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये नल दे देगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने नल मेरे को प्रिंट कर दिया, नल आउटपुट दे देगा यहाँ पे। उसके बाद देखो सिस्टम वेरिएबल जो मैंने ये बताया था यहाँ पे, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, ये तो हो गए फिनिश। उसके बाद आते हैं हमारे लोकल वेरिएबल, ठीक है। द स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज इन दी स्टोर्ड प्रोग्राम ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो यानी कि जब हम स्टोर्ड प्रोसीजर लिखते हैं उसके अंदर ही इसका क्या होता है, स्कोप होता है, उसी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। माई सिक्वल यूज द डिक्लेयर कीवर्ड टू स्पेसिफाई द लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करते हैं। द डिक्लेयर स्टेटमेंट ऑल्सो कंबाइन ए डिफॉल्ट क्लॉज टू प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू टू ए वेरिएबल, ठीक है। और डिफॉल्ट जो क्लॉज होता है उसको यूज करते हैं हम वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू तो ये रहेगी, अगर कहीं से हम इसको ओवरराइट कर रहे हैं तो हम उसे डिक्लेयर करके कर सकते हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन स्टोर्ड प्रोसीजर। अब देखते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर किस तरह से लिखा जाता है, कैसे हम काम करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर स्टेटमेंट विद द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये सिंटेक्स देखा, डिक्लेयर वेरिएबल का नाम लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे, उसका साइज दोगे और डिफॉल्ट करके यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब एक बार इसका एग्जांपल रन करके देख लेते हैं। डिक्लेयर टोटल प्राइस ओसी ऑक्ट 8,2 डिफॉल्ट 0.0। तो इसका एक बार यहाँ पे डेटा टाइप में चेंज कर देता हूँ, कुछ और कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको इंट कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इंट में 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला समझ में भी आ रहा है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक बार इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। तो ये वाला क्यों नहीं चला है ये, तो मैंने यहाँ पे बोला था यार कि जो डिक्लेयर वाली चीज़ होती है ना, वो क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या होंगे, स्टोर्ड प्रोसीजर जो प्रोग्राम होता है हमारा उसके अंदर ही रन होंगे, ऐसे आप उसको रन नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी अपने ये वाले वेरिएबल यूजर डिफाइंड वेरिएबल रन किए थे, उस तरह से ये वाले वेरिएबल नहीं हम लोग डिफाइन कर सकते डिक्लेयर के साथ। तो इसको स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ ही रन कर सकते हैं, ठीक है।
तो कैसे लिखते हैं स्टोर प्रोसीजर? स्टोर प्रोसीजर लिखने का देखो ये तरीका है, पहले डेलीमीटर लिखना पड़ेगा हमको, ये वाली लाइन लिखनी है, बाय डिफॉल्ट यही होती है, उसके बाद डबल डॉलर का साइन, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपना फंक्शन, जिस तरह से लिखते हैं वैसे हम यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर टेस्ट, टेस्ट क्या है मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं लिखूंगा बिगिन, कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना स्टोर प्रोसीजर। मैंने लिखा डिक्लेयर ए इंट डिफॉल्ट 100, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, जो कि इंटीजर है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 100 है अगर ए के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने बी को डिक्लेयर कर दिया इंट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, सी को डिक्लेयर कर दिया वो भी इंटीजर टाइप का, और डी को भी डिक्लेयर कर दिया वो भी इंटीजर टाइप का। अब मैं इनके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, तो सेट के थ्रू हम वैल्यू पुट करते हैं, सेट बी इक्वल टू 90, सेट सी इक्वल टू 45, सेट डी इक्वल टू, अब तीनों को मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके एक को माइनस कर दूंगा, ए प्लस बी कर दिया मैंने और माइनस कर दिया सी, और जो कि डी के अंदर अपडेट हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट यूज करते थे, और हम और इनिशलाइज करने के लिए वैल्यू डालने के लिए हम सेट को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डिक्लेयर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा है, बी में मैंने कुछ वैल्यू डाली है, सी में मैंने कुछ वैल्यू डाली है, ठीक है, और डी के अंदर भी मैंने कुछ अपडेट किया है, ए प्लस बी किया है, फिर माइनस सी किया है, लेकिन मैंने ए के अंदर कुछ भी कोई भी नई वैल्यू नहीं डाली है। तो ए का जो आना चाहिए वो आना चाहिए 100, बी की वैल्यू आनी चाहिए 90, सी की वैल्यू आनी चाहिए 45, और डी कितना आना चाहिए, 90 प्लस 45 कितना होता है, 135, 135 माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी, यानी कि ए की कितनी वैल्यू है 100 है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 है, 190 हो गया, 190 में से मेरा 45 चला गया, 145 बचा मेरा, ठीक है, यानी कि डी मेरा हो जाएगा 145, और ए में मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया तो ए का 100 रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, इससे क्या होगा डिस्प्ले होंगी वैल्यूज मेरी, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं एंड की, मेरा प्रोसीजर यहाँ पे एंड हो गया, डबल डॉलर का साइन लगा देना और डेलीमीटर लगा देना, उसके बाद सेमीकोलन ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा स्टोर प्रोसीजर, और ये मेरा फंक्शन है जिसको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करते हैं यहाँ पे, इसके लिए भी देखो माइस्क्ल में लिखना पड़ता है कॉल टेस्ट, जो भी फंक्शन नेम है वो लिखना पड़ता है, तो ये आपका कॉल हो जाएगा। चलो इसको एक बार कॉपी करता हूँ और अपने एसक्यूएल कंसोल में इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है, मेरा रन हो गया प्रॉपरली। अब मैं कॉल टेस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, कॉल, कोई फंक्शन नेम ध्यान से लिखना है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है उसकी, और यहाँ पे मैंने कॉल कर दी, देखो यहाँ पे आ गई वैल्यू ए बी सी डी, ए में आ गया 100, बी में आ गया 90, सी में आ गया 45, और डी में आ गया 145, क्योंकि डी में मैंने ए प्लस बी माइनस सी किया हुआ था, और ए में मैंने कुछ भी नहीं रहा था, डिफॉल्ट वैल्यू 100 ले ली। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर से, हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, उस तरह से आप कोड जनरेट भी कर सकते हो, कोड भी लिख सकते हो इसके अंदर, माइस्क्ल के अंदर स्टोर प्रोसीजर लिख सकते हो, और आप इसके अंदर क्वेरी लिखो, जॉइंस लगाओ, कुछ भी करो आप इसके अंदर, ठीक है, बाद में ये आपको रिजल्ट में आउटपुट देगा। और ये क्या होते हैं, क्वेरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, इनको ही प्रेफर करती हैं लिखना, कि एक बार लिख दो पर्टिकुलर चीज़, जैसे लॉगिन साइन अप के लिए आपने एक लिख दिया स्टोर प्रोसीजर, एक आपने लिख दिया कि भाई मेरे को एम्प्लॉय का डेटा लेके आना है मल्टीपल टेबल से, उसके लिए आपने एक स्टोर प्रोसीजर बना के रख दिया, ठीक है। अब बस क्या करना है, डेवलपर्स को अपने कोड से इसको कॉल करना होगा, ठीक है, तो कॉल करेगा उसको, ये आउटपुट इस तरह से मिल जाएगा एसक्यूएल रिजल्ट के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हमने कॉल कर दिया। अब आप प्रोसीजर को ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप कर लो यहाँ पे, तो इसके लिए लिखना था ड्रॉप प्रोसीजर टेस्ट, तो मैं ये लिख देता हूँ कमांड यहाँ पे, और ये ड्रॉप हो गया। अब आप कॉल टेस्ट करोगे तो ये नहीं चलेगा, आपका एरर दे देगा, ठीक है। तो ये बोलेगा प्रोसीजर एम्प्लॉय डॉट टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एम्प्लॉय क्या है मेरा डेटाबेस है, टेस्ट क्या है मेरी टेबल, टेस्ट क्या है मेरा प्रोसीजर है, वो डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तीसरी चीज आती है यार सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे हम काम करते हैं इसके साथ, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब कॉन्फ़िगर करते हैं हम कुछ चीजों को तो काम आते हैं। देखो माइस्क्ल सर्वर गेट्स ए बंच ऑफ सिस्टम वेरिएबल्स सच एज ग्लोबल, सेशन और मिक्स टाइप। वी कैन सी द ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वर, वेयर एज सेशन वेरिएबल रिमेन्स एक्टिव फॉर ए पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल, सेशन वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब कैसे यूज करते हैं वो मैं भी दिखाऊंगा। वी कैन सी नेम and the values of system variable by using the following ways to see the current value used by the running server, execute the following command। तो रनिंग सर्वर का क्या मतलब है, जो आपका माइस्क्ल सर्वर जो आपने लॉगिन किया है वो एक आपका माइस्क्ल सर्वर है, ठीक है। जब वो लॉगिन हो गया आप उसके अंदर काम कर रहे हो तो ये एक सेशन क्रिएट हो जाता है, उस सेशन में आप वैल्यूज को यूज कर सकते हो। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो उस सेशन में चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उस क्या होते हैं जो उस लॉगिन के टाइम पे चलते हैं, जो उस पूरे ग्लोबली चलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सेशन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कि जब भी जैसे ही आपने माइस्क्ल कंसोल पे गए, आपने माइस्क्ल माइनस यू रूट माइनस पी किया
और अपना पासवर्ड डाला तो एक सेशन जनरेट हो गया आपका माइस्क्ल का, ठीक है। तो जो जैसे ही आप अपने क्या करोगे, उसको बंद करोगे टर्मिनल को, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो क्लोज हो जाएगा सेशन। उसके बाद क्या होगा, वो आपको जो भी वेरिएबल आपने सेट किए थे वो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं दिखाई देंगे, दोबारा से आपको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल भी क्रिएट होते हैं इसके अंदर फॉर ए पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहली कमांड आती है शो वेरिएबल्स। तो ये सिस्टम वेरिएबल होते हैं, यानी कि माइस्क्ल के प्री डिफाइंड वेरिएबल है। जब आपने माइस्क्ल इंस्टॉल किया होगा तो उस टाइम पे ही ये इंस्टॉल हो जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो मैं जैसे शो वेरिएबल्स कमांड लिखता हूँ, तो आपको अगर क्लियर करना है अपना माइस्क्ल कंसोल, तो उसके लिए लिखो आप सिस्टम और यहाँ पे लिख दो क्लियर, ठीक है। तो ये क्लियर कर देगा। अब लिखते हैं शो वेरिएबल्स। तो देखो कितने तरह के वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे। देखो वर्जन कमेंट, वर्जन कंपाइल, मशीन वर्जन क्या है अभी माइस्क्ल का वो आ गया, वैलिडेट पासवर्ड, स्पेशल कैर काउंट कितना है, वैलिडेट पासवर्ड पॉलिसी क्या है, वैलिडेट पासवर्ड का नंबर काउंट क्या है, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ कितनी है आपने सेट कर रखी 6, पासवर्ड का डिस्टिंक्ट फाइल जो बाय डिफॉल्ट है, पासवर्ड चेक यूजर नेम ऑन है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी यूनिक चेक हो गया, बहुत सारी चीज़ें। देखो इतने सारे वेरिएबल्स हमारे सेट हो रखे हैं ऑलरेडी। जब हमने माइस्क्ल इंस्टॉल किया होगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाते हैं, और उसको हम कंसोल के थ्रू इस तरह से हम शो वेरिएबल्स कमांड चला के देख सकते हैं, ठीक है। और शो वेरिएबल्स के साथ आप इस तरह से भी आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने आउटपुट को, इस तरह से भी आप देख सकते हो। देखो वेट टाइम आउट आ रहा है, वार्निंग काउंट आ रहा है, विंडो यूज़ हाई प्रिसीजन। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि यार अभी तो मैंने भी यूज़ नहीं किए काफ़ी सारे। कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो मैं यूज़ करता हूँ पासवर्ड को सेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आगे हम यूज़ करेंगे इन सिस्टम वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अब देखते हैं अगली कमांड कौन सी है भैया। हम एक क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा था यार, यहाँ पे एक वेट टाइम आउट करके आ रहा था ये वाला, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू चेक करनी होगी कैसे करेंगे, सेलेक्ट एट द रेट वेट टाइम आउट। देखो जैसे पहले हमारा एट द रेट एक सिंगल लग रहा था, यहाँ पे डबल एट द रेट और उस वेरिएबल का नाम हमें लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने, यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई 28,800, ठीक है। यहाँ पे देखो 28,800 ये वाली वैल्यू है, ठीक है। ये है वेरिएबल का नाम आपका वेट टाइम आउट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप चाहते हो यार कि आपको वेरिएबल का नाम नहीं पता, आपको बस ये पता है कि इस तरह के सारे वेरिएबल्स मुझे दिखा दो भाई, ठीक है। तो उसके लिए लाइक क्वेरी यूज होती है कि इस तरह के आपको सारे वेरिएबल्स दिखा देगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया शो वेरिएबल्स लाइक वेट टाइम आउट, जिनका नाम यहाँ से स्टार्ट होता है या यहाँ पे एंड होता है, उस तरह के सारे। मतलब ये जो मैंने लगा रखा परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो ये मतलब इसका मतलब ये जब भी मैच करेगा उन वेरिएबल्स के नाम, तो ये जैसे पूरा का पूरा वेरिएबल है, इसके बीच में कहीं पे ये नाम आना चाहिए या फिर यही नाम होना चाहिए। तो उस तरह के सारे वेरिएबल्स लेके आ जाएगा। देखो हर जगह वेट टाइम आउट मिलेगा। देखो ये वेरिएबल मैच किया इसने लाइक क्वेरी से, इसमें वेट टाइम आउट था, इसमें भी देखो वेट टाइम आउट था। यानी कि स्ट्रिंग में कहीं भी इसे वेट टाइम आउट मिलेगा, वो सारे वेरिएबल्स उठा के ले आएगा इस वाली क्वेरी से, ठीक है। इसलिए लाइक क्वेरी को यूज करते हैं। अब मैंने लिखा सेलेक्ट एट द रेट बफर साइज, ठीक है। ये भी एक क्या है, सिस्टम वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू देखो बफर साइज की ये आ रही है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो यही होता है यार, इतना ही है सिस्टम वेरिएबल्स में भी बताने के लिए कि क्या, बस एक आपको इंट्रोडक्शन देना था सिस्टम वेरिएबल का कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं सिस्टम वेरिएबल को, क्या होता है। और आगे जाके जो वीडियो बनेंगी और भी, ठीक है, या आगे के उसमें जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा और भी चीज़ें हम करने वाले हैं इसके माइस्क्ल के ट्यूटोरियल्स में, और भी चीज़ें हम करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे हम पासवर्ड को सेट करते हैं सिस्टम वेरिएबल को, उस टाइम पे कैसे यूज़ किया जाता है। ये बस इंट्रोडक्शन के लिए था यहाँ पे कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया कि वेरिएबल किस तरह के होते हैं हमारे, और उसके बाद हमारा डेटा टाइप किस तरह का होता है। तो ठीक है यार, फिर ये इतना ही था माइस्क्ल डेटा टाइप और वेरिएबल्स में। इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।